तो आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हमारे साथ में हैं इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर रानू शर्मा, हु इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, कासगंज के पीजी कॉलेज कासगंज, यूपी। मैं हमारे इस कार्यक्रम के आज के आयोजन सचिव डॉक्टर अतुल उप्रेती, असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर, उत्तराखंड से अनुरोध करता हूं कि कृपया मैम का फॉर्मल वेलकम करने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर अतुल उप्रेती जी। धन्यवाद सर। विमर्श की इस दूसरी कड़ी में आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर रानू शर्मा। आप केएपी के कॉलेज कासगंज में समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा हैं। आपके अध्यापन का विषय समाजशास्त्र है, परंतु आप अध्ययन एवं अध्यापन के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों और अकादमिक कार्यों में गहन रुचि रखती हैं। आप कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिभाग कर चुकी हैं। आपके 30 से अधिक प्रबंध, रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी आपके 60 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपको आपकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा सारस्वत सम्मान से भी विभूषित किया गया है। मैं आपका इस विमर्श के द्वितीय वक्ता के रूप में स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के संबंध में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर रानू शर्मा। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अतुल उप्रेती जी। सभी को नमस्कार है। आज हम सभी एक बहुत ही सारगर्भित, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा पार्ट 2 पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस चिंतन मनन की प्रक्रिया में मैं सबसे पहले कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आदर्श पांडे जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत ही आवश्यक और ज्वलंत मुद्दा, राष्ट्रीय विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है, जिसकी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। और उनको धन्यवाद देती हूँ कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उनकी आभारी हूँ। साथ ही मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्रा जी, जो प्राचार्य हैं एसएस कॉलेज शाहजहांपुर के, प्रोफेसर कमला चन्याल जी प्राचार्य हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय भगवती प्रसाद राघव जी, जो हमारे क्षेत्र संयोजक भी हैं प्रज्ञा प्रभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको बधाई देती हूँ। साथ ही डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो समन्वयक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड में विश्वविद्यालय बरेली, एवं प्रांत संयोजक भी हैं जो प्रज्ञा परिषद प्रज्ञा प्रभा ब्रज क्षेत्र के। साथ ही आयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र जी, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग एसएस कॉलेज शाहजहांपुर, एवं जिला सह संयोजक प्रज्ञा परिषद प्रज्ञा प्रभा ब्रज क्षेत्र, एवं आयोजन सचिव अतुल जी उप्रेती जी, जिनसे मैं अभी मैं बात कर चुकी हूँ। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अभिभूत हूँ जो मैं अपने विचार रखने के लिए यहाँ आमंत्रित हुई हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निश्चित ही यह एक ज्वलंत मुद्दा है और हम सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर गहन चिंतन मनन करें, क्योंकि बच्चों को गढ़ने का काम शिक्षक ही करते हैं। वो पूरी अपने जीवन की ऊर्जा लगा देते हैं जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। राष्ट्र के निर्माण में उनकी महती भूमिका है। जैसे कि हम सभी जानते हैं
शिक्षा मानव जीवन के उत्थान और समाज के सर्वांगीण विकास का आधार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा को बुद्धि के निखार व समाज की पुनर्रचना का एक आधारभूत साधन माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी ये मानते हैं कि मानव जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं, शिक्षा उन सबसे बढ़कर है। मानव जीवन को सुंदर, सुव्यवस्थित, ज्ञानयुक्त व उर्वरक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली क्रमबद्ध सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के द्वारा मानव अपनी अंतर्निहित अभिव्यक्ति की पूर्णता प्राप्त करता है। अपने जीवन की कष्ट और कठिनाइयों को सरलता पूर्वक हल करने की कला का नाम भी शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचय कराती है। हम अपने जीवन में कैसे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन कैसे बनाए रखें, यह हमें शिक्षा ही मार्ग दिखाती है। कैसे हम जीवन के उन्नति के शिखर पर चलते जाएं और अपने जीवन की सार्थकता और पूर्णता को प्राप्त करें, यह शिक्षा से बेहतर कौन बता सकता है। जिस तरह से पूरा विश्व आज हम देखते हैं कोविड की महामारी से जूझ रहा है, कैसे कैसे लोग अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, सबके सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन को स्वस्थ रखने की चुनौती हम सबके सामने है। आप सबने देखा होगा कि कैसे लोग अपना मनोबल उनका जवाब देने लगा। लोग घरों में हताश होने लगे, निराश होने लगे। नकारात्मकता, असंतोष, असुरक्षा, अनिश्चितता, असमंजसता इस कदर उन पर हावी हो गई कि वो अपना जीवन तक समाप्त करने के लिए प्रेरित हो गए। इस घोर निराशा के क्षणों में लोगों को नौकरी खोने का डर, भय समाज में देखा गया। किस तरह लोग अपने अपने घरों से गांव की ओर दौड़े। हम सब ने वो तस्वीरें देखी होंगी और जहन में वो तस्वीरें मतलब नहीं जाती। नंगे पैर रात में अपने बच्चों के साथ सर पे सामान लादे, अटैची, कपड़े, पोटली लेकर भूखे प्यासे लोग चल पड़े, क्योंकि इतनी उस असुरक्षा, इतनी उनको भय कि आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा, और वो निकल पड़े अपने जड़ों की तरफ, परिवार की तरफ, गांव की तरफ। तो ये सारी चीजें शिक्षा से जब तक व्यक्ति के उसमें आत्मविश्वास, उसका मनोबल, उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त करने में हम सफल हो पाते हैं, तभी इस शिक्षा नीति की आवश्यकता की चिंता मनन की आवश्यकता मैं महसूस करती हूँ। लेकिन इसके विपरीत भी एक तस्वीर आपने देखी होगी इस कोविड महामारी के दौरान, कि कैसे लोगों ने अपनी सकारात्मकता से, अपने आत्मबल से, संयम, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या से इस त्रासदी को भी मतलब विजय में परिवर्तित किया। नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता हावी हुई और उन्होंने इसको एक अवसर में, इस चुनौती को एक अवसर में बदला। लोगों ने दूसरों की मदद की, दूसरों को संभाला, लोगों ने खाने के पैकेट बनाए, घर पहुंचाए, उन्हें दूध, बिस्किट, पानी, चप्पलें यहाँ तक लोगों को पहुंचाई। तो शिक्षा हमें संवेदनशीलता सिखाती है। कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि यदि समाज में मानव संवेदनशील नहीं है, वो अपनी सेल्फ स्टीम से उभरकर सामने नहीं आया है, उसमें आत्म बल और आत्मविश्वास नहीं जग पाया है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे वर्षों से जो शिक्षा पद्धति है वो ही जिम्मेदार है। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुए स्वतंत्रता के बाद से। ये सभी ज्ञान हमें शिक्षा से प्राप्त होता है, क्या गलत है, क्या सही है। अंधेरे से, अज्ञानता से शिक्षा हमें बाहर निकालती है, कलुषता से, अमानवीय प्रवृत्तियों से और भय से मुक्त करती है। आज
आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उत्कृष्ट किताबों का चयन करना ही मानव के देवता बनने की प्रक्रिया में सबसे महती कार्य है। लोगों की पढ़ने की आदत को विकसित करना। हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारी चीजें बच्चों के परिवारों में सबके पास बहुतायत से हैं। महानगरों की बात कर रही हूं मैं। लेकिन फिर भी जो धीरे धीरे पढ़ने की प्रक्रिया हुई है, किताबों को पढ़ने की, वो बहुत कम हुई है। आज नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है, डिजिटल लाइब्रेरी है इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स की कुंजी टाइप मॉडल पेपर खरीद लेते हैं और शॉर्ट 5-6 कुछ क्वेश्चन तैयार करें और पास होने के लिए मतलब इतना ही पढ़ने के लिए। हम महापुरुषों की जीवनियां नहीं पढ़ते, उनके जीवन के संघर्षों से किस तरह सीखा जाए, वो सब चीजें हम शिक्षा में नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह की शिक्षा के लिए बहुत देश में एक जन आंदोलन की आवश्यकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि शिक्षा ही आत्मा का वो पोषक है, मस्तिष्क का आहार है और आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का सोपान माना जाता है। पूरी दुनिया में जीवन के झंझावतों से कठिन संघर्ष करके मंजिल तय किए गए सफर की गाथा ही सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। हमें लोगों की जीवनियों से, उनकी आत्मकथाओं से, बहुत सारे बच्चों को मैं बताती हूँ कि आप महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़िए। नेल्सन मंडेला ने लिखा कि हम जब घनघोर अंधेरे में होते हैं तो शिक्षा हमें ज्ञान का मार्ग दिखाती है। प्लेटो, सुकरात, इनके जीवन से इतना कुछ सीखा जा सकता है। भारत सरकार ने वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यदि हम कहें, आज का विषय है उच्च शिक्षा, जिसका प्रयास नई शिक्षा नीति है, यानी कि जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार चाहती है। देश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। यही कारण है कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद 1986 के बाद शिक्षा को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन दिखाई दे रहा है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा SDG 4 2030 तक के लक्ष्य, जिसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता की जरूरत महसूस हुई जो अमीरी गरीबी, साधन संपन्नता, साधनहीनता, गांव नगर, उच्चता निम्नता की खाई को पाट सके, जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करा सके। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का मार्ग बने। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता, समावेश, समन्वय स्थापित हो। हर समुदाय, जाति, वर्ग तक शिक्षा की रोशनी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अज्ञान का अंधकार अंधेरी रात के अंधकार से भी ज्यादा गहन होता है, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत उसको करने के लिए उच्च शिक्षा में बहुत सारे प्रावधान किए गए, जिसमें ग्रॉस एनरोलमेंट, उनका प्रतिशत जो पहले केवल मात्र 26.3% था, उसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र 2 तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। इसमें भारत सरकार के कुछ मेरे पास आंकड़े हैं।
जिसमें विद्यार्थियों के रोजगार अवसर प्रदान करने पर काफी जोर दिया गया है। क्योंकि यदि आप डाटास की बात करें तो 41 लाख लोगों ने अपनी इस महामारी के दौरान जॉब गंवाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितनी बुरी तरीके से मानसिक स्थिति में हैं। भारत में लगभग विश्वविद्यालय स्तर के 864 संस्थान हैं, जबकि 40,026 कॉलेज और 11,669 अन्य संस्थान हैं। पिछले 5 साल में विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या में करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है और कॉलेजों की संख्या 3% बढ़ी है। हमारे देश का उच्च शिक्षा GER 18 से 23 साल के आयु समूह की गई गणना के अनुसार 2005 और 6 के 11.5% से बढ़कर 2016-17 में 25.2% हो गया। हालांकि हम इस मामले में विश्व औसत से काफी पीछे हैं, जो कि विश्व औसत है 33%। ब्राजील और चीन में भी यह प्रतिशत क्रमशः 46 और 30% है। उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों में नामांकन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे मुक्त शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियम बनाए। ओपन एजुकेशन है, आपकी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज है। इसमें बच्चों के लिए जो खांचों में विभाजित थे, उस बैरियर को तोड़ा गया है। इस शिक्षा नीति की ये बहुत बड़ी खूबी है कि पहले आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में जाएंगे, साइंस वाले साइंस में जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप इस फील्ड में जाइए। उस मिथ को, उस परंपरा को इस शिक्षा नीति में तोड़ा गया है, जो एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम। आज विद्यार्थी जो फिलॉसफी पढ़ना चाहता है वो मैथ के साथ पढ़ सकता है, संगीत, नृत्य, कला के साथ वो सीख सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस पढ़ सकता है, बॉटनी में किसी की इंटरेस्ट है, जूलॉजी में है, जियोलॉजी में है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस तरह से जो बैरियर्स थे उनमें उसकी दखल अंदाजी या यूं कहें आवाजाही बिल्कुल सुनिश्चित की गई है। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ साथ जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जिसको स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ता था, उनको कोई फायदा नहीं होता था, उनको कहीं जॉब नहीं मिलती थी। इस शिक्षा नीति के द्वारा यदि उसको 1 साल पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 साल पढ़ता है डिप्लोमा का दिया जाता है, तो उसको उसकी डिग्री, यानी कि उसको लगता है कि उसने 1, 2, 3 साल बर्बाद नहीं किए, 4 साल का यदि वो ग्रेजुएशन करता है, तो ये उसके लिए एक बहुत बेनिफिशियरी है, बहुत ही लाभदायक होगा आगे जाकर, जिसमें बच्चों में एक आत्मबल भी डेवलप होगा, एक आत्मविश्वास आएगा कि वो कुछ कर रहा है, वो मतलब राष्ट्र उसके प्रति जवाबदेही है। जबकि सभी लोग, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, हम क्या करें, इतना स्ट्रेस में होते हैं। आप देखिए जब उनके करियर का सवाल होता है, क्योंकि भारत में बच्चा 12th और ग्रेजुएशन तक तो यूं ही खेलते खाते हुए बड़ा हो जाता है, फिर उसको प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर, उसको किस क्षेत्र में जाने का है। तो इसको देखते हुए ये एक नई शिक्षा नीति में काफी अच्छा प्रावधान है मेरे हिसाब से। और नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए भी बहुत उनकी गुणवत्ता के लिए भी प्रावधान है, जिसमें उनको टेक्निकल एजुकेशन को जानना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं होता तो हम लोग भी आज एक वेबिनार नहीं कर रहे होते। आप देखिए कि घर में बैठे हुए सभी लोग
इस एकेडमिक मंच से जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, इंटरनेट का ही कमाल है। यदि इसके लिए भी हमारे सरकार को बहुत बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी मैं गूगल मीट पर या जूम पर अपने बच्चों की क्लास लेती हूँ, तो 2-4 बच्चों से ज्यादा कोई नहीं जुड़ पाता है उसमें भी। कोई कहते हैं वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है। आज तो इनफैक्ट मेरे घर में भी बहुत लाइट जा रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे मतलब हो पाएगा, बहुत जबकि यहाँ नहीं जाती है। लेकिन इसकी ये टेक्नोलॉजी की एक कुछ सीमाएं हैं जिससे हमारे सरकार का ध्यान देने की जरूरत है। गांव में सड़कें, बिजली, पानी, सुविधाएं, चिकित्सालय, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें पहुंचनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, इतने सारे हमने खड़े कर दिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हम दे पा रहे हैं। तो उसके लिए तो शिक्षक की जिम्मेदार है। आप जब देखते हैं, क्योंकि मैं सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक मुद्दों पे ही मेरा फोकस रहता है, तो मैं देखती हूँ इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो जाती हैं। अभी आगरा में एक डॉक्टर महिला थी, विनीता, मैं पेपर में पढ़ रही थी, उसके एक पुरुष मित्र जो कि खुद भी डॉक्टर थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। आप देखिए कि पढ़े लिखे होने के बाद भी, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सभी फील्ड में होने के बाद भी हम बच्चे को इंसान में वो वैल्यूज नहीं दे पाने में असमर्थ हुए हैं। बिल्कुल कोई मुझे संकोच नहीं है इस मामले में कि शिक्षा व्यवस्था इस मामले में बिल्कुल बहुत हद तक फेल है, क्योंकि जो गुण, जो मूल्य, मानक समाज में होने चाहिए थे, ईमानदारी, सत्यता, संतोष, आपके दयालुता, करुणा, प्रेम, संवेदनशीलता, कहाँ मिलती है देखने में। इतने लॉकडाउन के पीरियड में भी इतनी हत्याएं हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, वृद्ध लोगों को परेशानियां हुई हैं। भारत में ओल्ड एज होम कुकर मुत्तों की तरह खुले हुए हैं, आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। शिक्षा तो ये सारी, यानी कि एक हम कहते हैं समाज में बीमार हो, समाज को जन्म दे रहे। तो जब तक शिक्षा में, जो गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के विकास से है, तो जब तक हम केवल किताबी ज्ञान उसको देते रहेंगे, उसके सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उसके शारीरिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पूर्णता के लिए वो नहीं नागरिक अच्छा बन पाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए शिक्षक की गुणवत्ता पर भी इस ड्राफ्ट में मैं देख रही बहुत प्रावधान है कि उनमें भी श्रम की महत्ता, सामाजिक जागरूकता, निर्भयता, सभी धर्मों का आदर, सत्यवादिता, पवित्रता, सेवा, शांति, अहिंसा, इन सब के महत्व को भी हमें बच्चों में पिरोना एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी सभी वर्गों के लिए शिक्षा, महिलाओं की बात करूं तो सरकार का कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तेजी से सभी जगह चला, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी बच्चियों के साथ आप ये देखिए घटनाएं हुई, बलात्कार हुए और उनके क्राइम हो रहा और आज तक हो रहा है, ये थमा नहीं है। और इसमें हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। बहुत ज्यादा एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं इसके लिए सबसे ज्यादा वेदना महसूस करती हूँ और इस मंच से मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे जगह तो स्कूलों में बच्ची जा नहीं पाती हैं।
ड्रॉप आउट है, शौचालय नहीं है, लड़के छेड़ते हैं, आ जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, वहां बच्चे लड़कियां कॉलेज में ही नहीं जाती हैं क्योंकि उनका लड़कों का वर्चस्व है और वो उनसे छेड़खानी करते हैं तो वो घर बैठ जाती हैं। बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि हम सही मायने में एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चियां 41% सॉरी, हाँ 41.1% बच्चियां ड्रॉप आउट है 15 से 18 एज ग्रुप की। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चियों पर मार पड़ी है वो 6 साल की बच्चियां। मैं अपना एक इस समय मुझे वो नहीं याद आ रहा है डाटास कि वो अपना फर्स्ट जन्मदिन नहीं देख पाती है, उनकी भ्रूण हत्याएं भी आ रही हैं इस समाज में, जिसमें और ऐसा नहीं है कि जो भ्रूण हत्याएं या हत्याएं जो हो रही हैं वो बिना पढ़े लिखे समाजों में हो रही है, ग्रामीण समाज में हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पढ़े लिखे समाज में हो रहा है। तो हम पढ़े लिखे समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, हमें सोचना होगा, शिक्षकों को सोचना होगा। इस पर बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है। केवल हम ज्ञान को दिमाग में भर दें इसके लिए भी नहीं, बल्कि हम उसको पूर्णता के साथ विकसित करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे मूल्यों को हम किस तरह से जीवंत कर सकते हैं। अमेरिका के एक दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री हुए जॉन डीवी का कथन भी है, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा वही है जो समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे, मनुष्य के जीवन को निकटता से देखे और समझे। उनके अनुसार बालक समाज का दक्ष नागरिक तभी हो सकता है जब शिक्षा के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद्वों, बुद्धियों तथा संघर्षों को समझने, उनसे निपटने, उन्हें सहन करने तथा उनका समाधान निकालने में समर्थ हो सके। मदन मोहन मालवीय जी भी का एक नारा था, सबको रोटी सबको काज, अपने देश में अपना राज। तो बहुत सारी चीजों पर विचार हुआ है। हमारे एजुकेशन में एक चीज और हुई है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम उच्च मंत्रालय कर दिया गया है। ये छोटे छोटे बदलाव उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई पहलों से शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूल बदलाव हुए हैं, इससे शिक्षा क्षेत्र समाज में समानता, सर्वसुलभता, सर्वव्यापकता, सर्वग्राह्यता की बात को ध्यान में रखकर ही हर वर्ग के लिए अनुकूलता, गुणवत्ता और परिपूर्णता की ओर कदम बढ़े हैं। इन पहलों से अनुसंधान और नवाचार को भी खासा बल मिला है। नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जोर नवाचार पर है, इनोवेशंस पर है, कि नए नए स्टडीज हो, नए नए शोध संस्थान हो, क्योंकि भारत की रैंकिंग इसमें बहुत गिरी हुई है। 400 विश्वविद्यालयों में भी भारत का नंबर निम्नतम पायदान पर है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में नीतियों, योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है। इससे पहले भी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना, दूरस्थ शिक्षा प्रयोग, ऐसे अनेक नवाचार सराहनीय रहे हैं। और नीतियां बनाने में भी हमारा कोई जवाब नहीं, यानी कि हम बेजोड़ हैं। लेकिन उनके क्रियान्वयन में आने वाली जटिलताओं, जकड़नों से बाहर निकल पाने के लिए जो ऊर्जा, इच्छा शक्ति और सकारात्मकता चाहिए, उसमें हम प्राय पिछड़ जाते हैं। मेन मुद्दा है
कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो, क्योंकि योजनाओं की कोई कमी नहीं है। इससे पहले भी 1976 में आई, 1986 में आया, 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ कागजों पर हमें ऐसा लग रहा था कि हम इस शिक्षा नीति के आने के बाद पूरे भारत को बदल देंगे, शिक्षा का पूरा परिदृश्य चमक जाएगा, समाज में व्याप्त असमानता, अशिक्षा, अज्ञानता का नाश हो जाएगा। विशेष रूप से भारतीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों, जातियों के समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों की बराबरी पर सबसे ज्यादा इसमें जोर दिया गया था। इसमें ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी, गांधी जी के मॉडल पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय पर भी दिल खोल कर खर्च किया गया। उसके क्रियान्वयन राज्य सरकारों को करना था, वहां पूर्ण स्वायत्तता थी, इसका भरपूर उपयोग हुआ। शिक्षण, प्रशिक्षण, नियुक्तियां, प्रोन्नतियां, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर योजना का मूल उद्देश्य ही भुला दिया गया। अब फिर हमारे सामने एक नई शिक्षा नीति है 2020, ये क्रियान्वयन का प्रश्न है, जिसके लिए पूरे देश में हम चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, जिसमें सभी शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, मनीषियों, चिंतकों द्वारा अपना अपना योगदान किया जा रहा है। इसमें राज्यों को सहयोग करना है। सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की पाठ्यक्रम संरचना और मूल्यांकन पद्धति में त्वरित मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। इसमें राज्यों की रुचि, प्रशिक्षकों का दृष्टिकोण, परिवर्तन और संसाधन, वित्त पोषण, फंडिंग संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण संबंधी व्यवहारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाषाओं के आधार पर, इसीलिए आपने देखा होगा आजकल हिंदी भाषा का बहुत जन आंदोलन के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो, वो अपनी भाषा के प्रति गर्व फील करें। मदर टंग स्कूल बेसिक एजुकेशन में भी 6 साल तक बच्चे को मातृभाषा में अध्ययन कराने की अपील की गई है, और जो कि बहुत अच्छा प्रयास है, होना भी चाहिए। इतने लंबे समय तक हम गुलामी की जंजीरों में रहे, जो बच्चों को ए फॉर एप्पल रटने वाली विद्या आदि उसकी एनर्जी रटने में ही चली गई। 6 साल तक उसको अपनी मदर टंग के से ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। सभी भी देशों में होता है, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, इटली ले लीजिए, आप स्विट्जरलैंड ले लीजिए, सभी में अपनी मातृभाषा में ही स्कूल एजुकेशन है। लेकिन हमने प्रेप में ही दूध दुहे बच्चों को, 2.5-3 साल के बच्चों को रटना, अंग्रेजी में रटना शुरू करा दिया, जिससे आगे जाकर तो वो अपने हिंदी को जान ही नहीं पाता। और जहां तक मैं सही हूँ तो अब ये यूपी बोर्ड में बहुत विद्यार्थी, अब तक के सबसे ज्यादा विद्यार्थी हिंदी में ही फेल हुए हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। इन सब का हमें देखना पड़ेगा। इसको चुनौती के रूप में लोग बाग इसका विरोध कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। इस शिक्षा नीति के प्रारूप में प्रारंभ में ही इसके भारत केंद्रित होने की बात कही गई है, यानी कि ये नीति भारतीय मूल्यों के में केंद्रित है। भारतीय विचार पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, इन मूल्यों को लेकर की गई है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसके लिए हम सभी प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी जड़ों से ही कट जाएंगे तो फिर हमारा रास्ता केवल विनाश की ओर ही जाता है। और आपने ये देख ही लिया होगा इस समय, महामारी के समय, किस तरह विकसित देश घुटनों पर आ गए, लेकिन भारत में फिर भी जो स्वस्थ होने का रेशो है वो ज्यादा अच्छा है। हमने वापस अपनी जड़ों की तरफ
दृष्टि डाली। योग, साधना, अध्यात्म, आयुर्वेद, चिकित्सा, इन सब की तरफ हमें दोबारा से जाना पड़ा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आयुर्वेद, हल्दी, तुलसी, ये सभी चीजों को हमने अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए रोज नए प्रयास। आपने देखा सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा है कि किस तरह से हम अपने को प्रकृति से जोड़ें। जिस प्रकृति का, जिस पर्यावरण का हमने विकास के नाम पर अंधानुकरण किया, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें लोगों का जीवन नहीं बचा पाई। लोगों को जीवन बचाने के लिए वापस अपनी मिट्टी की तरफ लौटना पड़ा, गांव की तरफ लौटना पड़ा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जिसमें जो उनके गूढ़ रहस्य थे, नदियां, पर्वत, पोखरे, तालाब, इनकी तरफ लोगों का ध्यान गया। इतने सालों में हमारे यहाँ कभी शिक्षा का ये पाठ ही नहीं बने कि आप अपने पर्यावरण को सहेजिए, ये हमारे जीवनदायिनी है गंगा। इस गंगा को हमने सबसे ज्यादा कचरे में तब्दील कर दिया, जो पुण्यदायिनी थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार थी। इसके लिए अब गंगा को साफ करने के लिए जो भारत में माँ का दर्जा है, जो पूजनीय है, उसके लिए दोबारा से करोड़ों रुपए खर्च होने पड़ रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी चीजों जो हमारे कभी शिक्षा का पाठ नहीं बनी। इसीलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से शिक्षा का पाठ होनी चाहिए थी। इतने सालों से इस बात का नुकसान हुआ और हम अंग्रेजी मॉडल पर मैकाले की शिक्षा पद्धति को ही आदर्श मानकर अपनी जड़ों से, अपनी खूबियों से परिचित नहीं हो पाए और वही अब रिवर्स मोड में हमें वापस जाना पड़ा। इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों में, जिसमें 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, जो 2030 तक सभी के लिए समावेशी, समान, गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि ये नए भारत का निर्माण करने के लिए ये शिक्षा नीति आई है। इसके लिए नए भारत का निर्माण होगा। जिस तेजी से विश्व बदल रहा है, नित्य नई समस्याएं सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हम ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जीवन के नए रास्ते खोजने के लिए नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु, समाज विज्ञान के क्षेत्रों में कुशल कामगारों की जरूरत जिस तेजी से बढ़ी है, महामारी के बढ़ते प्रकोप, रोग प्रबंधन, वैक्सीन आदि के विकास के लिए सहयोगी अनुसंधान की जो नित्य नई आवश्यकता है, उसके लिए ये नई शिक्षा नीति एक उपजाऊ भूमि तैयार करती है। यह सतत सीखने की कला को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मंच देती है, यानी कि बच्चों के बीच समस्या और समाधान उनकी तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचें। इसमें स्कूली में प्रावधान है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप जॉब दिए जाएंगे, यानी कि 8th से उसकी स्टेम चेंज होगी कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। वो पेंटर बनना चाहता है, या बच्चा ड्राइंग करना चाहता है, या डांस करना चाहता है, किसी को उसकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा। लेकिन अब हम इतने वर्षों बाद ये सोच रहे हैं कि हमें बचपन से ही बच्चों की प्रतिभाओं को समझकर उन्हें वो अवसर देने चाहिए। ये बात हमारे ऋषि मुनि, हमारे सामाजिक चिंतक सालों से, वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में उसके मौलिक गुण हैं। उन गुणों के आधार पर हम उसको
उभारे। परिवार का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है, स्कूलों का दायित्व है। तो इससे कोई बच नहीं सकता अपने दायित्वों से। हम उनमें वो गुण पिरोएं जिससे हम देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जब तक किताबों में और मंचों पर बोली जाती हैं, जब तक वो अपने जीवन में ग्रहण नहीं की जाती, तब तक वो निराधार हो जाती है, उनसे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। और यही हो रहा है और हुआ है अब तक। बहुत ज्यादा समाधान नहीं निकल पाते हैं उनसे। विवेकानंद की कोटेशन है, विवेकानंद ने कहा, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहीं पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सभी शैक्षिक आयोगों ने मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी। बालकों में अच्छे गुण विकसित हो, स्कूल से ही उनमें दयालुता, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, सहानुभूति आदि मूल्यों का विकास हो। इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक बहुत नुकसान हो चुका है। अब इसको नहीं सहन किया जा सकता। दो मिनट, 2 सेकंड का मैं ब्रेक ले सकती हूँ, पानी पीती हूँ। मेरी आवाज आप तक सब लोगों को पहुंच रही है? जी, आदर्श जी बता दीजिएगा जब तक बोलना हो। जी जी मैम, अभी है टाइम आपके पास 5 मिनट के करीब जी। तो भारत को अपने गौरव के साथ बड़ा होने के लिए ये शिक्षा नीति काफी मददगार साबित हो सकती है और सारी बातें क्रियान्वयन पर है। भारत में जिस तरह से इसमें जोर दिया गया है कि विदेशों से छात्र भारत में पढ़ने के लिए आए, जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया था हमारा, जिसमें 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में सबसे पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें 4वीं शताब्दी में जो बना, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा में भारत का गोल्डन पीरियड, जो अब तक कभी नहीं आया वो पीरियड। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा माना जाता है 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे उस जमाने में। विश्व से, पूरे विश्व से भारत में लोग पढ़ने आते थे। विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्क वो उतनी गंभीरता से पढ़ाया जाता था जितना ध्यान, तत्व मीमांसा, दर्शन, सांख्य, योग शास्त्र, वेद, धर्म ग्रंथों, विदेशी दर्शन, सब पर बहुत ज्यादा चर्चा की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, फारस, तुर्की और विश्व के अन्य भागों से छात्र आते थे। लेकिन इतने लंबे समय से हम ही बाहर जा रहे हैं और भारतवासी इस बात पर बहुत गर्व फील करते हैं कि ऑक्सफोर्ड चले गए और यूनिवर्सिटीज चले गए, क्योंकि भारत ने इन समय में बहुत सारी गुणवत्ता को खोया है। ये तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े चिंतक, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्स्यायन जैसे भारत के विद्वान ने अपना लोहा मनवाया। पूरे विश्व के अनेक विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, इन सब पर, यानी कि हमारे यहाँ पूरा धर्म ग्रंथ है, छोटी मोटी पुस्तकें नहीं है,
बल्कि पूरे पूरे इन पर आयुर्वेद में पूरा वेद है इसके लिए। इसी को बात में ध्यान में रखकर जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, हमारे देश के चिंतक आजादी की लड़ाई के दौरान ही गोखले, राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी, अनेक नेताओं ने भारत के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा में काम किया। उन्होंने भारत की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक नीतियां बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारे आयोग उनका गठन किया, नीतियां बनाई कि जिससे भारत अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। उसमें नई इनोवेशंस हो, लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद कालखंड में इतना कालखंड बीत चुका, हमने नीतियां तो बनाई, लेकिन हम हर बच्चे को स्कूल तक जाने में, स्कूल तक पहुंचाने में उसके हाथ में कागज कॉपी पेंसिल तो पहुंचाई, लेकिन उसे ज्ञानवान बनाने में असमर्थ ही रहे। चाइल्ड लेबर भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ कुपोषण के शिकार हैं, 40%, यानी पूरे विश्व में नंबर 1 पर। सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रसव के दौरान मौतें भारत में नंबर 1 पर। शर्म आती है कि ऐसे आंकड़ों को हमने छुआ है जहां मतलब अब तक ये चीजें सही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। गांव में आज भी झोंपड़ियां जैसे थे 50 साल पहले, गांव आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं, कोई बदलाव नहीं आया। जबकि हमारे यहाँ गांधी मॉडल पर गांधी जी ने कहा था कि गांव से भारत का विकास होना चाहिए, गांव में शिक्षा पहुंचनी चाहिए, गांव के हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है, उनको सभी सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें भी हम केवल कागजी कार्यवाही में रहे। संसदों ने गांव गोद ले लिए, लेकिन उन गांव का कायाकल्प नहीं हुआ। जैसे कि गंदगी के ढेर गांव में, हमारे यहाँ एनएसएस का कैंप लगा था, तब मेरे को गांव में जाने का मौका मिला। दराज में इतनी गंदगी, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, आप देखिए कि समझ में नहीं आता कि कैसा भारत हमने बना दिया है, जो केवल 2 पार्टों में बट गया है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और भी गरीब हो गया है। स्वतंत्रता से पहले तब भी वो खुशहाल था, गांव आत्मनिर्भर इकाई हुआ करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज वहां के युवा, उनके पास काम नहीं है। आज गांव का किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि थोड़ा बहुत पढ़कर एक सरकारी क्लर्क बन जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें में हम असफल रहे हैं। शिक्षा नीति के द्वारा सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो हमें हर पहलू पर ध्यान देना, गांधीवादी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। गांव से जब तक भारत का गांव उपेक्षित होंगे, हम शाइनिंग इंडिया नहीं कर सकते, भारत तरक्की नहीं कर सकता। केवल एक मुट्ठी भर लोग ही भारत में तरक्की कर पाएंगे। मैम क्षमा कीजिएगा, समअप करने का समय आ गया है, ठीक है? बिल्कुल सर, मैं बस 2 दिन, हालांकि आप इतना अच्छा बोल रही है कि हमें बीच में बोलते हुए थोड़ा शर्म लग रही है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, तो वो आपको याद दिलाना भी आवश्यक है। वरना आप इतना अच्छा बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप बोलती रहे और हम सुनते रहे। बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप, लेकिन समय समाप्त करने का समय आ गया है। आप प्लीज, थैंक यू। बस मैं समाप्ति करती हूँ। अरविंदो के 2 शब्द कहूंगी जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं। भारतीय लोगों में ये अडिग विश्वास होना चाहिए कि भारत का उत्थान अवश्य होगा और ये महान बनेगा, तथा हर वो चीज जो घटित हो चुकी है, प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति अवश्य इसे आगे बढ़ने में मददगार होगी। यह रात ढलेगी और क्षितिज पर सूर्य उदय होगा, भारत के भाग्य के सूर्य का उदय होगा, और यह अपने प्रकाश से समस्त भारत को प्रकाशमान करेगा, और इससे भारत प्रकाशमान होगा और एशिया प्रकाशमान होगा तथा संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होगा। ऐसी आशा के साथ, ऐसे सोच के साथ
मैं अपनी बात को विराम दूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू शर्मा जी। और निश्चित रूप से आपने एजुकेशन के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे और ये विचार वाकई बहुत शानदार हैं।